तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फेंग हान वो अभी भी टाइयुआन इमोर्टल एडोब के अंदर मौजूद होता है और वो वहां पर कल्टीवेशन कर रहा था, मगर हमें दिखाया गया था कि उसे अचानक से कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। उसे अजीब अजीब तरह के विजुअल्स दिखाई देने लगे थे। उसका अपना मास्टर बाई हिचान उसके सामने आ गया था और इस पर फेंग हान को खुद यकीन नहीं आ रहा था कि बाई हिचान तो मर चुका था, मगर उसे यहाँ पे पता चलता है कि बाई हिचान की स्पिरिट वो उसकी बॉडी के अंदर मौजूद है और वो उसे डिमोनिक कल्टीवेशन को ज्वाइन करने के लिए फोर्स कर रही है। मगर वहां पर फेंग शाओलिन आती है और वो फेंग हान की मदद करती है और उसके बाद वो लोग एक साथ मिलकर बाई हिचान को वहां से खत्म कर देते हैं। और फिर हमें वहां एक मिस्टीरियस लड़की को दिखाया गया था जो कि असल में फेंग हान को बताती है कि उसकी पास्ट में जिस होंगी नाम की लड़की से मुलाकात हुई थी वो होंगी वही लड़की है और फेंग शाओलिन भी वही है। और उसके अलावा भी उसने बहुत कुछ फेंग हान को बताया था, जिसके बाद वो वहां से चली गई थी और फेंग हान वापस से उन फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोबारा से कल्टीवेशन स्टार्ट करता है और वहीं पर ही बैठा रहता है। जिसके बाद वक्त तेजी से गुजरता रहता है। बाहर की दुनिया में सिर्फ कुछ दिन गुजरते हैं और यहाँ पर कई साल गुजर जाते हैं, जिसके बाद फेंग हान कंटिन्यूअसली अपनी कल्टीवेशन को ग्रो करता रहता है। यहाँ पर उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, ना ही उसे यहाँ पे कोई काम करना था, ना ही यहाँ पर उसे वक्त का कोई मसला था। इसीलिए वो बस सिर्फ और सिर्फ अपनी कल्टीवेशन पर ही फोकस करता है और हमें बताया जाता है कि वो लास्ट टाइम ब्रेक थ्रू करने के बाद अपने उस लेवल को परफेक्शन लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। उसने यिन यांग लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था, मगर अब वो उससे भी आगे जाना चाहता था। यान वो यहाँ पर बैठकर सिर्फ उसे देख रहा होता है कि वो कब अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करके होश में आएगा। और हमें दिखाया जाता है जब वो नीचे आ जाता है तो यान फौरन से समझ जाता है कि अब उसने ब्रेक थ्रू कर लिया होगा। वो फौरन से उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें 5 साल यहाँ पे गुजर चुके हैं और तुमने यिन यांग रियलम को बिल्कुल पीक तक पहुंचा दिया है। तुम अपनी ट्रू की के जरिए यहाँ पर अनलिमिटेड रियलम्स को अचीव कर सकते हो, बस हमें यहाँ पर ज्यादा टाइम लग जाएगा। मगर फेंग हान कहता है कि मैंने इतना लंबा टाइम यहाँ पे गुजारा है और उसके बावजूद भी मैंने यिन यांग रियलम को अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं किया। मुझे लगता है मुझे अब हेवन ह्यूमन रियलम में जाने के लिए इमोर्टल एडोब से बाहर जाना होगा। शायद यहाँ पर उस रियलम को अचीव करना पॉसिबल नहीं है। मगर वो ड्रैगनों से बताता है कि इस टाइयुआन इमोर्टल एडोब में 5 एलिमेंट एनर्जी बहुत ही ज्यादा थोड़ी है और इस हल्की सी एनर्जी में ही तुमने यिन यांग रियलम को अचीव किया है और ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी बाहर की दुनिया में सिर्फ 10 से 15 दिन ही गुजरे होंगे और बाहर की दुनिया के हिसाब से तुम्हें कंपेयर किया जाए तो तुमने ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। तुम्हारी कल्टीवेशन देखकर बाहर के लोग तो चौंक जाएंगे। इतने में उस मिस्टीरियस गेट के पीछे मौजूद एल्डर हंसता हुआ उन लोगों से कहता है कि बच्चे, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास वर्ल्ड ट्री भी मौजूद है। अगर तुम उस ट्री को यूज करते हो और इमोर्टल एडोब के अंदर मौजूद एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हो तो मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूं कि तुम उस ट्री की मदद से बहुत ही ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाओगे। तुम्हें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। एक मर्तबा तुम्हारा वो वर्ल्ड ट्री ग्रो कर जाए तो फिर तुम्हें इससे बहुत फायदा होगा। ये सुनते ही फिर यान उससे कहता है कि अगर वो ट्री ग्रो कर जाता है तो उससे हम लोग डिवाइन क्लान से भी ज्यादा लंबा लाइफ स्पेन हासिल कर सकते हैं। यान की ये बात उस ओल्ड मास्टर को हैरान कर देती है। वो हंसते हुए कहता है कि लिटिल ड्रैगन, तुम्हारे पास तो काफी नॉलेज है, लगता है तुम डिवाइन क्लान के बारे में काफी कुछ जानते हो। मगर फेंग हान कहता है कि आखिर डिवाइन क्लान के बारे में ऐसी क्या बात है जिस पर तुम लोग बात कर रहे हो। इतना कहने के बाद यान वो उसी डिवाइन क्लान मेंबर की बॉडी को बाहर निकालता है जिसे उसने येलो स्प्रिंग में रिफाइन किया था। उस गोल्डन बॉडी को देखते ही उस मिस्टीरियस मास्टर की आवाज आती है। वो कहता है कि ये एक डिवाइन क्लान मेंबर है। वो उन लोगों को बताता है कि आज से 10,000 साल पहले जो डिवाइन क्लान मेंबर्स के खिलाफ वार हुई थी, हमने उस वार में सारे ही डिवाइन मेंबर्स को मार दिया था। आखिर तुम लोगों को ये डिवाइन क्लान मेंबर कहां से मिल गया है? तो फेंग हान उसे बताता है कि मैं नहीं जानता कि ये कहां से आया है, मगर इसने हमें मारने की कोशिश की और हमें ट्रैप किया था, जिसकी वजह से हमने इसे और उसके साथियों को मार दिया था और इसकी बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लिया था। और मैंने अभी तक इसके बारे में अपने सेक्ट के किसी भी मेंबर को नहीं बताया है।
और फिर यान कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। डिवाइन क्लान यहाँ पर अपीयर हुआ है तो इसका मतलब है कि हम लोग डिवाइन क्लान की डिवाइन एनर्जी को यूज कर सकते हैं। जिस पर वो ओल्ड मास्टर कहता है कि लिटिल ड्रैगन, तुम कल्टीवेशन के बारे में काफी कुछ जानते हो। क्या तुम ये जानते हो कि डिवाइन क्लान के ओल्ड मास्टर ने डिवाइन ट्री को क्यों कट किया था? तो वो लोग पूछते हैं कि हमें नहीं पता, आप बताएं। तो वो ओल्ड मास्टर उन लोगों को बताता है कि डिवाइन क्लान वो प्रिमोडियल की से पैदा हुआ है और ये प्रिमोडियल की हेवन एंड अर्थ में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी किसी भी बॉडी को नॉरिश कर सकती है और इसकी एनर्जी किसी भी डिवाइन ट्री के साथ कनेक्ट हो सकती है। और यही नहीं, ये डिवाइन ट्री किसी भी डिवाइन बॉडी और उसकी एनर्जी को पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। तुम इस वक्त टाइयुआन इमोर्टल एडोब के अंदर मौजूद हो तो तुम्हारे लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। अगर तुम इस बॉडी को रिफाइन कर लेते हो तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जहां तक मुझे पता है, हेवन ह्यूमन रियलम को अचीव करने के लिए तुम्हें इस बंदे की डिवाइन एनर्जी लाजमी चाहिए होगी। तुम इससे अपनी इनेट की को काफी हद तक बूस्ट कर सकते हो। ये सुनते ही यान कहता है कि मैंने हेवन मैन रियलम को अचीव करने के लिए काफी रिसर्च की है। मैं काफी लंबे टाइम से ये नोट करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर डिवाइन पावर को कैसे एब्जॉर्ब करना है। मुझे पता भी नहीं था कि ये इतना सिंपल होगा। वो फेंगान से कहता है चलो फौरन से अपने डिवाइन ट्री को समन करो। तो फेंगान कहता है कि वाकई में हम लोग इस डिवाइन बॉडी से डिवाइन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो फिर वो मिस्टीरियस ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, क्योंकि ये शिकारी तुम्हारा अब शिकार बन चुका है तो तुम इसके साथ जो कुछ करना चाहो कर सकते हो। जिसके बाद फेंगान फौरन से डिवाइन ट्री को वहां पर समन करता है तो वो ट्री फौरन से अपने फुल फॉर्म में सामने आता है और हमें दिखाया जाता है कि वो उस डिवाइन बॉडी के करीब आते ही उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और कुछ ही देर के अंदर वो सारी की सारी एनर्जी उस डिवाइन ट्री के अंदर चली जाती है। फेंगान को दिखाई देता है कि वहां पर हरी हरी घास उगती जा रही है और फूल दिखाई दे रहे हैं। ये सब कुछ देखकर वो काफी चौंक गया था। ये सब कुछ असल में उस डिवाइन एनर्जी की वजह से हो रहा था। ये देखकर फेंगान कहता है कि ये डिवाइन पावर सच में काफी लाजवाब है। मैं इस ट्री के जरिए इस पावर को फौरन से रिफाइन कर लेता हूं, जिसके बाद मैं इसे अपनी कल्टीवेशन के लिए यूज करूंगा। ये कहते ही वो फौरन से कल्टीवेशन में बैठ जाता है और उस पावर को उस ट्री के साथ रिफाइन करना शुरू कर देता है। मगर उसे ये बात भी मालूम थी कि उस डिवाइन पावर को डायरेक्टली रिफाइन नहीं किया जा सकता। उसे पहले उस ट्री के अंदर रिफाइन करना होगा, जिसके बाद वो ट्री उस एनर्जी को फेंगान की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर पाएगा। और फेंगान अब यहाँ पर 5 एलिमेंट पावर्स को भी अच्छी तरह से रियलाइज करना शुरू कर देता है। उसे पता चलने लगता है कि डिवाइन पावर्स के अंदर 5 एलिमेंट पावर्स पहले से ही मौजूद होती हैं और वो वहां पर फौरन से वुड एंड अर्थ एनर्जी को यूज करके हेवन मैन फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देता है। जिसके साथ हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और वो ड्रैगन कहता है फेंगान में वर्मिलियन बर्ड फ्लैग को यूज करता हूँ ताकि मैं इससे तुम्हारी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा बूस्ट दे सकूं। इस तरह वो वुड एंड अर्थ के साथ साथ थर्ड एलिमेंट को भी उसमें ऐड कर देता है जो कि वर्मिलियन फायर फ्लेम होती है। और वो मिस्टीरियस एल्डर भी उन लोगों से कहता है कि ये प्रोसेस काफी अच्छा है, तुमने इसके साथ वर्मिलियन फ्लेम्स को भी शामिल कर दिया है, जिसके साथ इस एरे की पावर और भी कई गुना बढ़ जाएगी। इतने में फिर फेंगान के पीछे हम लोग एक फैंटम बॉडी को देखते हैं और फेंगान को बताया जाता है कि ये फैंटम बॉडी कोई रियल धर्मा आइडियल बॉडी नहीं है, मगर वो धर्मा बॉडी को कभी भी अपनी फैंटम बॉडी के जरिए समन कर सकता है। और फेंगान ये तभी कर पाएगा जब वो हेवन मैन रियलम को भी अचीव कर लेगा। और क्योंकि उसने अभी ये लेवल अचीव नहीं किया है और उससे पहले ही उसने अपनी फैंटम बॉडी को समन कर लिया है, तो इससे ये साफ पता चलता है कि उसकी फाउंडेशन काफी हाई लेवल की है और वो फ्यूचर में एक ग्रेट वॉरियर बन सकता है। और देखते ही देखते फेंगान की फैंटम बॉडी उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि फेंगान ने 5th रियलम को भी अचीव कर लिया है, जिसे सीक्रेट डोमेन या फिर हेवन मैन रियलम कहा जाता है। और साथ में हमें यह भी दिखाया जाता है कि फेंगान ने यहाँ पर अपना गेटअप पूरी तरह से चेंज कर लिया था। मगर जब हम लोग टाइयुआन इमोर्टल एडोब से बाहर का सीन देखते हैं तो फिर वहां पर फेंग किंगशी वहां पर
सिस्टर जियालान के साथ आई थी। वो लोग फेंगहान को रेस्क्यू करने के लिए वहां पर पहुंच गए थे और फेंग किंगशुई कहती है कि फेंगहान को इसके अंदर कुछ दिन गुजर चुके हैं, यानी कि टाई युआन इमोर्टल एडोब के अंदर उसे कम से कम भी 10 से 15 साल हो चुके होंगे और शायद उसके खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा होगा। मगर यहाँ पर सिस्टर जियालान कहती है कि सुप्रीम सेक्ट मास्टर ने अपनी फॉर्मेशन से पता लगाया था कि फेंगहान वो किसी तरह भी खतरे में नहीं है। उसकी किस्मत में ऐसा कुछ भी शो नहीं हुआ था कि जिससे सुप्रीम सेक्ट मास्टर को पता चले कि शायद उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। मुझे लगता है फेंगहान के पास इस इमोर्टल एडोब के अंदर काफी अपॉर्चुनिटीज होंगी जिसकी वजह से वो सरवाइव कर सकता होगा। इसलिए जूनियर सिस्टर तुम उसके लिए परेशान मत हो। इतने में अचानक से सुप्रीम सेक्ट मास्टर वो भी वहां पर अपीयर होता है और वो दोनों ही औरतें उसके सामने हाथ जोड़कर उसे ग्रीट करती है और सिस्टर जियालान वो मास्टर को बताती है कि इस वक्त डिमोनिक क्लान और इमोर्टल क्लान दोनों तरह से येलो स्प्रिंग ड्रैगन स्क्रिप्चर हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम लोग इस वक्त टाई युआन इमोर्टल एडोब पर कोई हमला करते हैं तो सब लोगों को पता चल जाएगा। मगर सुप्रीम मास्टर कहता है कि अगर हम लोग उनसे अपने डिसाइपल को ना बचा पाए तो फिर हमारे इमोर्टल सेक्ट का फायदा ही क्या। हम लोग आगे चलकर अपने सेक्ट को प्रोफाउंड येलो वर्ल्ड में किस तरह ग्रो करेंगे। मगर फेंग किंगशुई कहती है कि मास्टर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज उस लड़के को बचा लीजिए। मगर सुप्रीम मास्टर कहता है कि टाई युआन इमोर्टल एडोब हमारे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है, ना ही फेंगहान को वहां पर कोई खतरा होगा। उसके लिए ज्यादा खतरनाक चीज वो होगी अगर वो किसी मिस्टीरियस गेट के अंदर जाता है और जब तक वो उसके अंदर मौजूद है बाहर से कोई भी शख्स आकर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मगर जियालान कहती है कि उस लड़के के पास एक बहुत ही कीमती और खतरनाक आर्टिफैक्ट है और उसे लेने के लिए इमोर्टल पाथ और डिमोनिक पाथ दोनों ही किसी भी टाइम उस पर हमला कर सकते हैं। मगर फेंग किंगशुई कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फेंगहान वो डिमोनिक कल्टीवेशन को चुनता है या फिर इमोर्टल कल्टीवेशन को। मुझे बस इतना पता है कि हमें उसे यहाँ से जिंदा निकालना है, जिसके बाद वो खुद फैसला कर लेगा कि उसे क्या करना है और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ वो इमोर्टल पाथ को ही ज्वाइन करेगा। सुप्रीम मास्टर कहता है तुम काफी समझदार हो, मुझे पता है कि वो लड़का किस सिचुएशन में होगा और तुम उसकी सिचुएशन को समझ सकती हो। मेरे ख्याल से अब हम लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए, हमें अब इस बैरियर को तोड़ना होगा। ये कहने के साथ वो लॉग फौरन से हवा में ऊपर आ जाते हैं और सुप्रीम सेक्ट मास्टर यिन यांग डाओ पैटर्न क्रिएट करना शुरू कर देता है और जैसे ही वो ट्रू यिन यांग डायग्राम क्रिएट करता है तो वो डायग्राम बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को पहले अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि सुप्रीम मास्टर फिर उसे एक डायग्राम से 2 और डायग्राम्स क्रिएट कर लेता है, जिसके बाद जैसे ही वो उससे हमला करता है तो उन डायग्राम्स के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जीज निकलकर सीधा टाई युआन इमोर्टल एडोब के बैरियर को हिट करती है, जिससे वो बैरियर पूरी तरह से विजिबल हो जाता है और वो अटैक्स कंटिन्यूसली उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद हमें दोबारा से फेंगहान को दिखाया जाता है, उसने अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर ली थी और साथ में हम उसका नया गेटअप भी देखते हैं। वो अपने नए गेटअप में बिल्कुल चेंज लग रहा होता है और यानस से कहता है कि फाइनली तुमने हेवन मैन रियलम अचीव कर ही लिया, ये तुम्हारे डिवाइन एबिलिटी का 5th लेवल है। इतने में वो जगह हिलना शुरू हो जाती है और वो लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जगह हिल क्यों रही है। मगर वो मिस्टीरियस एल्डर उन लोगों को बताता है कि बाहर कोई शख्स मौजूद है जो कि टाई युआन बैरियर पर अटैक कर रहा है। वो शख्स जो कोई भी है वो ट्रू यिन यांग डाओ पैटर्न यूज कर रहा है और ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ फीदर इमोर्टल सेक्ट के मास्टर्स के पास ही है। वो फेंगान से कहता है शायद तुम्हारे सेक्ट से कोई लीडर तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आया है, जिस पर फेंगान समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सेक्ट लीडर ही है और बाहर हमें दिखाया जाता है कि सेक्ट लीडर वो अटैक पर अटैक किए ही जा रहा होता है। और यहाँ पर सिस्टर जियालान वो अपने मास्टर से कहती है कि अगर हम लोग इस तरह इस इमोर्टल एडोब पर अटैक किए जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि बाकी सेक्ट्स वो इस बात का फायदा उठाकर हमारे खिलाफ कोई भी बहाना बना सकते हैं। मगर मास्टर कहता है कि बाकी सेक्ट्स को पता है कि मैं इमोर्टल एडोब पर क्यों हमला कर रहा हूँ, वो लोग जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए और जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उन्हें यहाँ पर दिखा दूंगा कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरा हार्ट बिल्कुल ब्राइट और क्लियर है। इतने में उन लोगों को अपने सामने एक और धर्मा बॉडी नजर आती है, जिसे देखकर सिस्टर जियालान कहती है ये तो चोंगहुआन हेवनली ड्रम है, ये शायद कोई एंशिएंट आर्टिफैक्ट है।
तो वो मास्टर कहता है कि मैं जानता था कि ये अपीयर जरूर होगा। हम लोगों ने बहुत ज्यादा अटैक कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब टाई युआन इमोर्टल एडोब अपने डिफेंस के लिए एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को यूज कर रहा है। मगर हमारे लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, हम लोग दोनों तरफ से अटैक करेंगे तो फिर ये अटैक उस बैरियर को जरूर तोड़ेगा। इतने में हमें दिखाया जाता है कि टाई युआन इमोर्टल एडोब के अंदर मौजूद वो धर्मा बॉडी एक बड़े से ड्रम का इस्तेमाल करती है और उस ड्रम पर जैसे ही वो स्टिक्स मारती है तो उससे बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है। ये देखते ही सुप्रीम सेक्ट मास्टर उस एनर्जी को रोकने के लिए अपने चारों तरफ एक बैरियर बनाता है और एक पावरफुल एनर्जी स्प्लैश अटैक के जरिए उसे रोकता है और फेंगान को आवाज देते हुए कहता है कि फेंगान, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? फेंगान जब वो आवाज सुनता है तो वो कहता है कि ये तो वाकई में सुप्रीम मास्टर है। वो अपने मास्टर को कहता है, मैं यहाँ अंदर मौजूद हूँ, मैंने आपको तकलीफ दी, इसके लिए माफ कीजिएगा। मगर सुप्रीम मास्टर उससे कहता है कि खुद को तैयार कर लो, 3 दिनों के अंदर अंदर तुम्हें इस बैरियर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस होगा, तुम उस एक चांस के अंदर यहाँ से बाहर निकल सकते हो। ये देखकर यान कहता है कि फेंगान, आखिर ये सुप्रीम मास्टर इतने अच्छे दिल का कैसे है? जरूर इसे तुम में कोई इंटरेस्ट है, शायद ये तुमसे येलो स्प्रिंग ड्रैगन स्क्रिप्चर लेना चाहता होगा। तो फेंगान कहता है, हमारे पास फिलहाल तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं, हमें इस टाई युआन इमोर्टल एडोब से बाहर जाना है तो उसके लिए हमें उनकी मदद लेनी ही होगी। जो बाहर जो कुछ होगा उसे बाद में देख लेंगे। तो फिर यान उससे कहता है, तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है, यानी कि तुम्हारे पास अब भी 3 साल है। 3 साल के अंदर तुम अपनी कल्टीवेशन को काफी हद तक ग्रो कर सकते हो। ये बात सुनते ही फेंगान फौरन से दोबारा से कल्टीवेशन के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग वहां पे मिले हुए उस फायर क्लाउड फेरी गोल्डन कोर को यूज करते हैं ताकि उसके अंदर मौजूद जितने भी डिवाइन पावर्स हैं वो उन्हें अपने काम के लिए यूज कर सके। जैसे ही फेंगान उसे एब्जॉर्ब करने के लिए बैठता है तो वो ड्रैगन उसे बताता है कि इसके अंदर 28 एबिलिटीज हैं। यूं समझ लो कि सारी की सारी डिवाइन एबिलिटीज तुम्हें इस एक कोर के अंदर मिल जाएंगी। ये एक कोर तुम्हें कई 100 साल की मेहनत के बराबर रिजल्ट दे देगा। ये कहने के बाद वो दोबारा से अपने ड्रैगन फॉर्म में आता है और फेंगान से कहता है कि मैं इस डिवाइन कोर के अंदर से इसकी सारी एट्रीब्यूट पावर को निकाल कर तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये कहने के साथ हम देखते हैं वो डिवाइन एट्रीब्यूट फौरन से उस डिवाइन कोर के अंदर से निकलकर फेंगान की फोरहेड पर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं और बाहर से वो सुप्रीम मास्टर अपने अटैक पर अटैक किए ही जा रहा होता है, जिससे वो उस बैरियर को ज्यादा से ज्यादा कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर फेंगान जब वो उन एट्रीब्यूट्स को एब्जॉर्ब कर रहा था तो वो सारे के सारे उसके चारों तरफ गोल गोल घूम रहे थे और देखते ही देखते वो एनर्जीज उसकी बॉडीज में एब्जॉर्ब होना शुरू हो गई थी, जिससे वो डिवाइन एबिलिटीज को अचीव करता जा रहा था। और फिर हमें बताया जाता है कि बाहर की दुनिया में 3 दिन और इमोर्टल एडोब के अंदर मौजूद 3 साल गुजर चुके थे और वो मिस्टीरियस एल्डर फेंगान से कहता है कि तुम्हारा वक्त आ चुका है, तुम्हें 3 साल पूरे हो गए हैं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये कहने के बाद फेंगान फौरन से अपनी कल्टीवेशन को रोक देता है और हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम मास्टर ने उस बैरियर को इतना कमजोर कर दिया था कि वो पूरी तरह से अब ट्रांसपेरेंट होने लगा था और उसके अंदर मौजूद वो एंशिएंट आर्टिफैक्ट भी क्लियरली दिखाई दे रहा था। और सुप्रीम मास्टर कहता है कि इस एंशिएंट आर्टिफैक्ट ने इमोर्टल एडोब की तकरीबन ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यूज कर ली है, अब ये बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। जिसके बाद वो फौरन से अपनी एक सोर्ड के जैसा वेपन निकालता है और कहता है कि चलो अब फाइनल अटैक करने का वक्त आ गया है। ये कहते ही वो उस वेपन जैसे बहुत सारे वेपन्स क्रिएट करता है और उन्हें जैसे ही उस इमोर्टल एडोब के तरफ जैसे ही उसे उस बैरियर की तरफ थ्रो करता है तो वो सारे के सारे वेपन्स अब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और जाकर उस बैरियर को हिट करते हैं, जिसकी वजह से उस इमोर्टल एडोब के अंदर एक स्पेस रिफ्ट क्रिएट हो जाती है। वो मास्टर फेंगान से कहता है कि यही सही वक्त है, फौरन से यहाँ से बाहर निकल आओ। जिसके बाद फेंगान वो उस मिस्टीरियस गेट के पीछे मौजूद उस एल्डर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने साल तक मुझे गाइड किया, मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। जब मैं ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा तो मैं आपको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर वापस जरूर आऊंगा। जिस पर वो एल्डर कहता है कि अच्छे काम का सिला अच्छा होता है और बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ये सुनने के बाद फेंगान उसे अलविदा कहता है और
फिर यान कहता है कि चलो अब चलना चाहिए, मगर फेंग हान पीछे पलटता है तो उसे फेंग शाओलिन की एक प्रोजेक्शन बॉडी दिखाई देती है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ फेंग हान की एक थॉट थी। फेंग शाओलिन बहुत पहले ही जा चुकी थी, जिसके बाद वो फौरन से अपना वो किंग कोल्ड्रोन बाहर निकालता है और दोनों ही उस कोल्ड्रोन के अंदर जाते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान जैसे ही उस कोल्ड्रोन को कंट्रोल करके आगे की तरफ ले जाता है तो वो ड्रैगन फौरन से अपने ड्रैगन फॉर्म में आते ही उस किंग कोल्ड्रोन को अपने मुंह में दबोचकर उस स्पेस रिफ्ट के अंदर चला जाता है और फेंग हान को उस स्पेस रिफ्ट की दूसरी तरफ ले जा रहा था। और दूसरी तरफ सुप्रीम मास्टर वो अटैक्स पर अटैक करते हुए उस बैरियर को काफी कमजोर कर देता है, जिसके बाद जब उसे पता चल जाता है कि फेंग हान अब यहाँ से निकलने वाला है तो वो फौरन से अपने वेपन्स को वापस अपनी तरफ बुला लेता है और फेंग हान उस स्पेस रिफ्ट के जरिए उस बैरियर को तोड़कर उससे बाहर निकल आता है और वो ड्रैगन उस किंग कोल्ड्रोन को अपने मुंह में दबाए हुए यहाँ वहां काफी तेजी से घूम रहा होता है। और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।